In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum class. So we have already covered two characters of the prologue to the Canterbury Tales, the knight and the squire. They both were the representative of the chivalry class or the upper class of the Chaucer society. Today we are going to look at another character from Chaucer's society, which is the prioress. She is actually representing church class, or actually she is a religious lady, so she is representing church class, which is also an upper class, which is also considered upper class people at the time of Chaucer. So who was a prioress? Prioress was actually she was a nun. A nun was a female member of a religious order, especially who has taken her final vows. Vows means कि कौन सी इसने जो है फाइनल vows आपने sisters देखी होंगी. सिस्टर्स जो होती हैं वो जो सारी उम्र शादी नहीं करती हैं और चर्च में ही अपनी ज़िंदगी जो है अपने रिलीजन को डिवोट कर देती हैं, वो होती हैं नन. So she is a nun, and also she is also one of the first female characters in the prologue to the Canterbury Tales. She is the first female character in the prologue to the Canterbury Tales. So let's start. Chaucer says, "There was also a nun, a prioress. That of her smiling was full simple and coy." So Chaucer here is telling us that there was also a nun among the 29 pilgrims that were going to the shrine of the Saint Thomas a Becket. There was also a nun, a prioress. Prioress means the head of nuns. Prioress means the head of the convent of nuns. Nuns के convent की जो है वो head है. That of her smiling was, and other than that, Chaucer is telling us that the way she smiles is very simple and shy, bashful. She was very shy and simple in her smiling manner. बहुत सिंपल थी उसकी स्माइल और बहुत शर्मीली थी. Her greatest oath was by Saint Loy. Her greatest oath in French was by Saint Loy. Saint Loy was actually the patron saint of goldsmiths. ये सुनारों का जो है वो सेंट था. सेंट आपको पता क्या होते हैं? जो सूफ़ी, जैसे कि इनके सूफ़ी प्रीस्ट होते हैं, उनके बड़े जो सूफ़ी होते हैं उनको कहते हैं. तो उसकी ग्रेटेस्ट ओथ यानी कि उस ज़माने में ये लोग जो थे वो कस्में खाते थे. जैसे हम कहते हैं बाय गॉड ऐसा नहीं है, बाय गॉड वैसा नहीं है. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग बाय गॉड शी ऑलवेज सेज बाय सेंट लॉय. जब भी वो कसम खाती थी, सेंट लॉय की कसम खाती थी. सो हेयर चॉसर हैज़ सटराइजेज हर बिकॉज उसकी ओथ जो थी वो गोल्ड स्मिथ की थी. गोल्ड स्मिथ का सेंट जो था, पैट्रन सेंट था, उसकी वो ओठ लेती थी, यानी कि उसकी वो कसम खाती होती थी, जो कि सुनारों का पैट्रन था, सेंट था. वो एक नन है, तो एक नन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है कि वो सोने को पसंद करे और इस तरह की चीज़ें. उससे मॉडेस्टी को जो है वो एक्सपेक्ट किया जाता है, इसलिए जो है ये अप्रोप्रिएट नहीं लगता. नेक्स्ट लाइन है 121. उसमें चौसरा हमें बता रहा है, एंड शी वॉज clapped Madam Eglantine, and she was named or called Madam Eglantine. Madam Eglantine उसका नेम था. फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम का मतलब है यहाँ पे माई लेडी, जो कि उसके लिए वो भी अप्रोप्रिएट नहीं लगता कि एक नन के लिए जो है वो माई लेडी जैसा वर्ड यूज़ किया जाए. एग्लेंटाइन जो है वो अगेन अप्रोप्रिएट नहीं है एक नन के नेम के लिए, क्योंकि चौसर के टाइम में जो रोमांसेस होते थे उनकी हीरोइंस के नेम जो होते थे इस तरह के होते थे, एग्लेंटाइन वगैरह. और एग्लेंटाइन का वैसा मतलब होता है वाइल्ड फ्लावर. तो वो मैडम एग्लेंटाइन उसका नेम था इस नन का, जो कि बिल्कुल भी उसको सूट नहीं करता था एज उसके प्रोफेशन को, नन को. तो आप कह सकते हैं ये उसकी एक इंडिविजुअल ट्रेट है, टिपिकल ट्रेट नहीं है, क्योंकि टिपिकली हम किसी नन से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि उसका इतना रोमांटिक सा नेम हो जैसे किसी हीरोइन का हो. नेक्स्ट है 122 लाइन. फुल व्हील शी सॉन्ग द सर्विस डिवाइन. व्हील मीन्स वेल. फुल वेल
शी सैंग द डिवाइन सर्विस वेरी वेल। वो डिवाइन सर्विस क्या होते हैं, ये जिस तरह चर्च में क्वायर की सूरत में भी ये लोग अपने अपने हमदो सना के सॉन्ग्स वगैरह गाते हैं चर्च में, इसी तरह से ये भी जो थी जो अपनी डिवाइन सर्विस गॉड के लिए जो गाती थी, गाना कह लें, सॉन्ग गाती थी, वो बहुत अच्छे तरीके से गाती थी। Entoned in her nose full seemly. Seemly means properly, appropriately. तो intoned means intoned. Intoned means say or recite with little rise and fall of the pitch of the voice. अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव के साथ किसी चीज़ को गाना। तो बहुत अच्छे तरीके से वो जो थी वो गाती थी, अपने नाक के अंदर गाती थी। तो यहाँ पे चौसर ने ह्यूमर को यूज़ किया एक्चुअली। चौसर का क्वेश्चन है जो एक ह्यूमर पे कि उसने अपने कैरेक्टर्स में ह्यूमर यूज़ किया है। तो आप देखेंगे इस लाइन में, लाइन नंबर 123 में चौसर ने ह्यूमर यूज़ किया है कि वो नाक के अंदर गाने गुनगुनाती थी। नेक्स्ट लाइन है 124, एंड फ्रेंच शी स्पैक फुल फेयर एंड फैटिशली. Fattishly means devotedly. She spoke French very fairly, very fairly means very well, and even devotedly in a manner that she had next line में है, as she had learned in her school of Stratford at Bow. After the school means school. ये ओल्ड इंग्लिश में तो मिडिल इंग्लिश में लिखा हुआ स्कूल विच मीन्स स्कूल ऑफ स्टार्टफोर्ड एट बो. स्टार्टफोर्ड एट बो जो है वो है एक कॉन्वेंट है, एरिस्टोक्रेटिक कॉन्वेंट है, अमीरों वाला कॉन्वेंट है, सिचुएटेड 2 miles अवे फ्रॉम लंदन. लंदन से 2 मील दूर है. और एक्चुअली चौसर इज टेलिंग अस दैट शी स्पोक फ्रेंच वेरी वेल, दैट शी हैड लर्नड इन हर चाइल्डहुड एट हर एरिस्टोक्रेटिक कॉन्वेंट एट स्टार्टफोर्ड एट बो विच एक्चुअली सिचुएटेड 2 miles अवे फ्रॉम लंदन. ठीक है, इसने वहाँ पर जो फ्रेंच सीखी है अपने एरिस्टोक्रेटिक कॉन्वेंट में. कॉन्वेंट क्या होता है, जहाँ पे क्रिश्चियन नन्स, मंक्स, सिस्टर्स और फादर्स, इन सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ सिस्टर्स और फादर्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे रहते हैं. वहाँ पर उसने जो फ्रेंच सीखी थी उसकी बात हो रही है यहाँ पे कि वो फ्रेंच बोलती थी, जो कि अगेन एक्चुअली सटायर है. जो चौसर ने उसको यहाँ सटायर यूज़ किया है क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मिडिल इंग्लिश जो थी, जो मिडिल इंग्लिश थी वो वर्नैकुलर थी उस ज़माने की, मतलब आम लोग, ऑर्डिनरी पीपल की वो ज़ुबान थी. लेकिन जो फ्रेंच थी वो अपर क्लास के लोग बोलते थे. तो ये लेडी जो थी, दो शी वॉज अ नन, शी प्रिटेंड्स टू बी अ एरिस्टोक्रेटिक लेडी. वो अपने आप को एरिस्टोक्रेटिक लेडी जो है वो शो करती थी और इसलिए वो फ्रेंच बोलती थी क्योंकि फ्रेंच अपर क्लास की लैंग्वेज थी. नेक्स्ट लाइन्स हैं 126 लाइन है, फॉर फ्रेंच ऑफ पेरिस वॉज टू हर अननोन, हायर अननोन, बिकॉज द डायलेक्ट ऑफ पेरिस, फ्रांस का जो पेरिस का जो डायलेक्ट है फ्रेंच का, वो वॉज अननोन टू हर, वो उससे अनफेमिलियर थी, उसको वो नहीं आता था क्योंकि वो एक्चुअली रॉयल फैमिली से वो रिलेटेड था. नेक्स्ट लाइन है, नाउ चौसर इज़ गोइंग टू टेल अस अबाउट हर टेबल मैनर्स. अभी तक हमें उसके बारे में उसका इंट्रो दिया जा रहा था, अब हमें उसके टेबल मैनर्स के बारे में बताया जा रहा है, उसके एटिकेट्स के बारे में. एट मीट वेल ye taught was she with all. She let no morsel from her lips fall. So here Chaucer is telling us meat means food. She knew it very well how to eat food well. She was well taught in the art of eating food. So in all means completely, with all means completely. और ये टॉट का मतलब है टॉट, उसको अच्छी तरह से उसने ये सीखा हुआ था कि किस तरह से अच्छे तरीके से खाना है. शी लेट, वो नहीं गिरने देती थी. नो मॉर्सल आप कह सकते हैं नवाले को. फ्रॉम हर लिप्स फॉल, अपने लिप्स से. ठीक है, शी लेट नो मॉर्सल फॉल फ्रॉम हर लिप्स, अपने होठों से एक नवाला भी नहीं गिरने देती थी. इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से वो खाती थी, जो कि वो एक्चुअली कॉपी करती थी अरिस्टोक्रेटिक लेडीज़ को. अरिस्टोक्रेटिक मीन्स अपर क्लास के लोग, रिच पीपल, उनको वो अमीर लोगों को कॉपी करती थी. इस वजह से वो कोई नवाला भी नीचे गिरने नहीं देती थी. नेक्स्ट है, नी वेट हर फिंगर्स इन हर सॉस डीप. ठीक है,
और nor did the prioress wet her fingers deeply in the sauce in her sauce. सॉस के अंदर अपनी उंगलियां भी वो गंदी नहीं करती थी, इतने साफ़ सुथरे और इतने मैनर्स और इतने एटिकेट्स के साथ इतने सोफेस्टिकेटेड तरीके से वो खाती थी, इतना शो ऑफ करती थी। हालांकि वो एक नन थी, उससे हम मॉडेस्टी सिंप्लिसिटी जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन उसके टेबल मैनर्स शो कर रहे हैं कि वो प्रिटेंड कर रही है दैट शी इज़ एन एरिस्टोक्रेटिक लेडी। शी वॉन्ट्स टू बिकम एन एरिस्टोक्रेटिक लेडी, वो शो ऑफ करना चाहती है, वो सिंप्लिसिटी को फॉलो नहीं कर रही है। तो यहाँ पे भी चौसर सटायर यूज़ करा है। ये लाइंस जो हैं आप अंडरलाइन कर लें, ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। लाइन नंबर 127 से लेकर ये 135 तक ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इसको अंडरलाइन कर लें या इस पर लिखने के इंपॉर्टेंट लाइंस। नेक्स्ट लाइंस हैं, well knowed she carry a morsel and well keep. she knowed means know या knew जो सेकंड फॉर्म है नो की, जानने की। she knew it very well how to carry a morsel, उसको अच्छी तरह से पता था कि किसी भी नवाले को कैसे ध्यान से उठाना है। and well kept that no drop need fill upon her breast, कि ताकि कोई भी नवाला, कोई ड्रॉप जो है उसके ऊपर ना गिरे। शी टुक अटमोस्ट केयर नॉट टू लेट एनी ड्रॉप फॉल अपॉन हर ब्रेस्ट, अपने ऊपर एक भी कतरा अपने चेस्ट पर गिरने नहीं देती थी। तो अगेन हमें उसके टेबल मैनर्स, उसके एटिकेट्स के बारे में बताया जा रहा है। इन नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या है। इन कर्टसी वॉज, अब हमें उस इन कर्टसी वॉज सेट फुल मशल हर लेस्ट, उसकी पूरी प्रेफरेंस जो होती थी ना वो फोकस्ड होती थी कर्टसी शो करने में, एटिकेट्स शो करने में। उसकी सारी प्रेफरेंस उसकी होती थी कि वो एटिकेट्स शो करे, मैनर्स शो करे, अरिस्टोक्रेटिक मैनर्स शो करे, तो उसका सारा ध्यान उस तरफ होता था। नेक्स्ट लाइन है 133, हर ओवर लिप वाइप्ड शी सो क्लीन, वो ऊपर, अब ये बहुत इजी लाइन है, अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा। ओवर लिप मीन ऊपर वाला जो लिप था उसका, वाइप्ड मीन्स पोंछना या क्लीन करना, इतने अच्छे तरीके से साफ़ करती थी। दैट इन हर कॉप मीन्स कप, दैट वॉज नो फार्थिंग सीन, फार्थिंग मीन्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कोई छोटा सा भी आपको दाग लगा उसके कप पर नज़र नहीं आएगा। इतने अच्छे तरीके से वो अपने ऊपर लिप जो है वो साफ़ करती थी कि उसके कप पे ज़रा सा भी किसी चीज़ का जो है दाग लगा नज़र नहीं आ सकता। कि आगे बताया जा रहा है लिंक डायरेक्टली लाइन 134 से 35, फार्थिंग सीन ऑफ ग्रीस, कि ग्रीस का एक दाग भी ऊपर नज़र नहीं आएगा कप पे। व्हेन शी ड्रंकन हैड हर ड्रॉट मीन्स सिप, जब वो अपनी सिप लेती थी तब एक भी ड्रॉप जो है उसके लिप पर नहीं लगा होता था या उसके कप पर नहीं लगा होता था। नेक्स्ट लाइन है अच्छा, नेक्स्ट लाइन में चौसर हमें उसके बिहेवियर के बारे में बताएगा। अब तक चौसर ने हमें उसके टेबल मैनर्स के बारे में बताया था। नेक्स्ट लाइन में जो है लाइंस जो हैं चौसर हमें 137 से ऑनवर्ड हमें उसके बिहेवियर के बारे में बताएगा।